मैं अपनी बाकी बहनों के साथ कमरे के बाहर बैठी थी। इस कमरे से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कि कोई औरत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो और बुरी तरीके से चिल्ला रही हो। ये आवाज़ मैंने पहली दफ़ा तो नहीं सुनी थी, लेकिन जब मैं पहली दफ़ा सुनी थी तो मैं बेहोश हो गई थी, क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी। मेरी बहन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उसने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, औरतों की ज़िंदगी में ये वक्त आता ही है। तुम परेशान क्यों हो रही हो? जाकर सो जाओ। मैंने कहा कि मैं ऐसी आवाज़ में कैसे सो सकती हूँ। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला तो सामने का मंजर देखकर मेरी सारी बहनें ही हैरान हो गई थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह लड़की जो बाहर आई थी उसकी दोनों टांगें मेरा नाम। हम लोग 7 बहनें थी। मेरा कोई भाई नहीं था, मैं सबसे छोटी थी। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे। हमने वह वक्त भी देखा था जब हमारे घर में सच में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, हमारे घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। ना कोई दाल थी, ना कोई चावल था। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे पानी में उबाल कर ही हम खा लेते। बड़े ही बुरे दिन थे, लेकिन 3-4 दिन बाद ऐसे ही गुजरे। फिर उसके बाद मेरी माँ कहीं से पैसे लेकर आ गई। फिर कुछ महीनों के बाद मेरी बड़ी बहन की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और अचानक से उसका पेट बढ़ने लगा था। मुझे इन बातों की सही से समझ में नहीं आई थी। जब मैं बहुत ज़्यादा सवाल किया तो मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। मैं सुनकर बहुत खुश हो गई थी कि हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है, क्योंकि मेरी बड़ी बहन माँ बनने वाली थी। मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन ये बात मुझे उस वक्त बहुत अजीब सी लग रही थी कि मेरी बहन की तो शादी भी नहीं हुई थी, और मैं ये समझती थी कि जब किसी की शादी हो जाती थी तो इस वक्त माँ बन जाती है और उसे बच्चे मिलने शुरू हो जाते हैं। और मेरी बहन की शादी नहीं हुई थी, उसने बच्चा तो पैदा कर दिया। मुझे याद है कि उसके यहाँ बेटी पैदा हुई थी, लेकिन वह बच्चा कहाँ पर गया ये मुझे नहीं पता। इसी तरीके से कुछ टाइम के बाद उसने एक और बच्चा पैदा कर दिया, और इसी तरीके से मेरी छोटी वाली बहन ने भी बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए। जैसे ही मेरी कोई बहन 18 साल की होती, उसके साथ ये मामला शुरू हो जाता और वे बच्चे पैदा करना शुरू कर देती थी। 1 या 2 साल के फर्क से उसके बच्चे होना शुरू हो जाता था, लेकिन बच्चा कहाँ पर चले जाते थे ये कोई नहीं जानता। मेरी माँ से जब रिश्तेदारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये तो ऊपर वाले का करिश्मा है। मेरी बेटियों के यहाँ पर बच्चे पैदा हो रहे हैं, और मैं ये बच्चे उन लोगों को दे रही हूँ जिनकी कोई औलाद नहीं है। खानदान वालों ने मेरी अम्मी पर बहुत सारी बातें सुनाई, बहुत ही उंगलियां उठाई और कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये हो रहा है तो कुछ उल्टा सीधा काम कर रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन खानदान वालों ने हमारे ऊपर पुलिस का भी केस दर्ज करा दिया था। उन्होंने हमारे पीछे लोगों को लगा दिया, हमारे घर में आना जाना रखा। चोरी चोरी हम पर नजर रखते थे, कौन कहाँ पर जाता है, कौन कहाँ से आता है। हमारे घर में ना तो कोई मर्द रहता था और ना ही कोई मर्द आता जाता था। वह लोग भी आखिरकार मान ही गए, और आहिस्ता आहिस्ता ये बात मशहूर होने लगी कि वाकई इस औरत की बेटियों के साथ कोई ऊपर वाले का करिश्मा है, जो बिना शादी के उनके यहाँ पर औलाद पैदा हो जाती है। अब तो हमारे पास लोग आने लगे थे और हमसे औलाद ले जाते थे, वैसे जिनको औलाद की सख्त ज़रूरत होती थी, जो 12-12, 13 साल औलाद के बिना काटने के बाद आखिरकार फैसला कर लेते थे कि किसी बच्चे को भी गोद ले लिया जाए। लेकिन मेरी माँ वे बच्चे उनको ऐसे नहीं देती थी, बल्कि उनसे कुछ पैसे भी लेती थी। मेरी माँ ने कोई खास कीमत नहीं रखी थी, बस मेरी माँ कह देती थी कि आपकी ज़िंदगी पर इतनी बड़ी खुशी आई है तो आप खुश होकर कुछ नहीं देंगे। अब जिसकी कोई हैसियत होती थी वह उस हिसाब से कुछ न कुछ दे जाता था। एक दफ़ा तो एक जोड़ा ऐसा आया जो हमें पूरे 1 लाख देकर गया। मेरी माँ खुशी से झूम उठी थी, और मेरी बहन ने भी, जो कि मेरी बहन थी, खुश नहीं रहती थी। अब उस काम में मेरी 4 बहनें पड़ चुकी थी, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी थी, और उनके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आती थी। वह हमेशा उदास और परेशान सी रहती थी। ज़्यादातर उनकी तबीयत ख़राब ही रहती थी। एक बहन का बच्चा पैदा हो जाता तो 4-5 महीने बाद ही उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला होता था। आदमी कहते थे कि यह सब इतना आसान नहीं होता है, इसलिए तेरी बहनें परेशान रहती हैं। पता नहीं कैसी बीमारी है, ऊपर वाले ने मेरी बेटियों को ऐसा बना कर भेजा है
अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैंने तो इलाज करवाने की बड़ी कोशिश करी है, जगह जगह पर पूछा है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं था। ये ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है दुनिया में। रोज़ ऐसी बीमारियाँ निकल कर आ रही हैं, यह भी उन्हीं में से एक है। वक्त गुजर रहा था, मैं बड़ी हो रही थी, मेरे दिमाग में ज़्यादा सवाल आते थे। मैं जानना चाहती थी कि ये सब क्या हो रहा है। एक दिन मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा तो वह पूरे तरीके से उल्टियाँ कर रही थी। उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि वह बेहोश हो गई। मैंने उसे सहारा दिया और उसे मैंने कहा कि आपके साथ यही मसला है, आपकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी किसी की बर्बाद करने से बर्बाद होती है, बिना वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। मैंने कहा कि क्या मतलब है, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? उन्होंने कहा कि दूर हो जाओ, यहाँ से चली जाओ, इस घर से भाग जाओ, वरना तो तेरे साथ भी यही काम होगा। मैंने कहा कि क्या मतलब है, कैसे भाग जाऊँ? मेरी बहन मुझे घर से भगाने का क्यों कह रही थी? उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी। मेरा दिमाग इतना पक्का नहीं था, सर पर बाप नहीं था जो तरबियत करता। इसके आशरे पर हमारे अंदर कोई बहादुरी पैदा होती, हमारे अंदर कोई भी बहादुरी नहीं थी। हम हमेशा डर के ही रहते थे। खानदान वाले पहले तो बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाते थे और अब कहते थे कि अल्लाह ने उन्हें ऐसी बीमारी डाल दी है। लगता है इनकी माँ ने बहुत बड़ा गुनाह किया है जो उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तौबा तौबा, ये औरतें तो बच्चे पैदा करने पर लगी हुई हैं। इस तरीके से ये जल्दी मर जाएंगी, उनकी उम्र कम होती चली जाएगी। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन आजकल वह भी मुझसे दूर दूर रहती थी। उसने कहा कि जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो तुम्हें भी ये बीमारी हो जाएगी, इसलिए मेरी अम्मी तुमसे मिलने नहीं देती हैं। वे कहती हैं पता नहीं क्या बीमारी है, छूने वाली हो। अगर एक औरत इतने सारे बच्चे पैदा करती है तो वह बहुत जल्दी ही मर जाती है। तुम्हारी अप्पी और तुम्हारी बड़ी बहन वक्त से पहले मर जाएंगे। मैं जब ये बात सुनती तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, क्योंकि मुझे उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। क्या वह असलियत में इस दुनिया से चली जाएंगी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी। बच्चे घर पर ही पैदा होते थे और एक कमरे के अंदर उनको बंद कर दिया जाता था, जहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी। कभी कभी तो ये आवाज़ें 6 से 7 घंटे तक आती रहती थी और उसके बाद वह बच्चा दुनिया में आ जाता था। मेरी बड़ी बहन के पास जब बच्चा पैदा हुआ और मैंने पहली दफ़ा ये सब कुछ देखा तो मैं बेहोश हो गई थी और डर गई थी कि पता नहीं मेरी बहन के साथ ऐसा क्या हो रहा है। वे पूरी तरीके से चिल्ला रही है, लेकिन अब मुझे समझ आने लगा था कि ये सब कुछ एक कुदरत का अमल है। इसमें कोई किसी के साथ कोई जुल्म नहीं कर रहा था, यह सब कुछ होता ही है। वे औरतें बच्चा पैदा करती हैं, वे मेरी बहनों की शक्ल को देखकर लगता था कि वे जैसे सालों से बीमार हैं। उनकी हालत बहुत ही अजीब सी होती है। उनकी ज़िंदगी भी भला क्या ज़िंदगी थी। 4-5 महीने गुजर गए थे, वे फिर से इसी चक्कर में पड़ जाती थी। कभी उल्टियाँ करती थी, कभी उनका खाने पीने का दिल करता, कभी उनके पेट में दर्द होता, कभी कुछ होने का दिल खाने का नहीं करता है, कभी दिल मचल जाता था, कभी वज़न कम हो जाता था, फिर आखिर में जो दर्द होता था वह तो सबसे ज़्यादा अजीब सा था। मेरी भी उम्र बढ़ती जा रही थी और मैं 18 साल की होने वाली थी। मैं बाकी सब बहनों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि उनका हुस्न ढल चुका था। उन सब ने बच्चे पैदा किए थे और मैं उन सब के सामने बहुत ही ज़्यादा जवान और खूबसूरत लगती थी। मेरी माँ मेरी रोज़ नज़र उतारती थी और कहती थी कि सारी बहनों में से मेरी मरियम ही बहुत प्यारी है। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मेरी अक्ल भी खुलने लगी थी। मेरे पास कोई फ़ोन तो नहीं था, घर में एक ही फ़ोन था जो मेरी माँ के पास था, लेकिन कभी कभी वे फ़ोन उठा लेती और किसी तरीके से भी मैं ये सच करने की कोशिश करती रहती थी कि क्या वाकई में कोई ऐसी एक बीमारी होती है। दरअसल हम गांव में रहते थे और ये गांव वक्त से तकरीबन 50 साल पीछे चल रहा था। यहाँ के लोग बहुत ही पुराने ख्याल के थे, उनको तो किसी बात का पता ही नहीं था। गांव से ऐसी कोई खबर आ जाती थी कि कोई नई चीज़ मिली है तो वैसे हैरान हो जाते थे, जैसे कि कोई चीज़ नहीं बल्कि कोई एलियन उतर कर आया हो। लेकिन मुझे ठीक से पता नहीं था कि ये सब कुछ कहाँ तक चलेगा, इसलिए मुझे कोई जवाब नहीं मिलता था। अगर इंटरनेट पर कोई चीज़ सर्च करनी होती तो उसका क्या तरीका होता है। एक दिन मेरी माँ ने मेरे हाथ में फ़ोन देख लिया और जैसे ही मैं उनका फ़ोन उठाया उनका किसी आदमी की कॉल आ रही थी। मैं हैरान थी कि मेरी माँ को किस आदमी की कॉल क्यों आ रही है, उनका किसी आदमी से क्या वास्ता है।
वह तो सीना ठोक कर कहती थी कि हमारे घर में ना तो कोई मर्द जाता है और ना ही आता है, और ये सारी बात खानदान वाले मानते थे और इस बात पर राजी भी थे कि हमारे किसी मर्द के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। फिर ये आदमी कौन था जिसको मेरी माँ ने पहले चाहे कॉल की थी और अब वे कॉल बैक कर रहा था। मेरी अम्मी ने मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया और कहा कि तुझे कितनी दफ़ा कहा है कि मेरा फ़ोन हमारे इस्तेमाल मत किया कर, तुझे शर्म नहीं आती? क्या काम है तेरा इस फ़ोन से? तेरा कोई काम नहीं है फ़ोन के साथ, जा जाकर अपने मुंह पर एक लेप लगा, तो मैंने तेरे लिए बनाया है। मैंने कहा कि अम्मी मैं थक गई हूँ लेप लगाकर। मेरी माँ ने कहा कि तुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाना है। खूबसूरत होने से थक गई है तू पागल? खूबसूरत औरत तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। मैंने कहा कि हाँ हाँ मुझे पता है जो फ़ायदा होता है। हम औरतों की ज़िंदगी में कभी कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं जवान हो जाऊंगी, बड़ी हो जाऊंगी और मुझे भी वही बच्चा होने वाली बीमारी हो जाएगी जो मेरी 6 बहनों को है। फिर खूबसूरत होने से क्या फ़ायदा? मुझे तो अब्बा की बहनों की तरह ही बच्चे पैदा करने हैं। मेरी माँ ने मेरा सर पकड़ लिया और कहा कि मैं इस लड़कियों को कैसे समझाऊं। बस तू अपने आप को खूबसूरत बना कर रखा कर, तू सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, तेरी खूबसूरती को बरकरार रहना चाहिए। पागल, तू खुद क्यों नहीं सोचती कि तेरी माँ की सारी बहनें अच्छी शक्ल की मालिक नहीं हैं और तू इतनी खूबसूरत है? अगर तुझे ऊपर वाले ने खूबसूरती दी है तो किसी वजह से ही दी होगी। मैं खामोश हो गई और मैं अपनी माँ के कहने पर चलने लगी। एक दिन मेरी बहन मुझे बहुत ही प्यार से देख रही थी। आज भी उसने बच्चा पैदा किया था, लेकिन मैं मुझे ऐसे देख रही थी जैसे बीमार वह नहीं, बीमार मैं हूँ। मैंने कहा क्या हुआ, क्या देख रही हो? मैं उसके पैर दबा रही थी। उसने कहा कि तुम एक काम करो, तुम चाचू के पास चली जाओ, वह जो कराची में रहते हैं। मैंने कहा कि आपको पता है कि अम्मी उन्हें कितना नापसंद करती हैं, उनसे कितनी नफरत करती हैं। दरअसल मेरे बाबा का एक ही भाई था जिसका नाम रहमत था। जब मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए थे तो वे यहाँ पर आया था और उसने कहा था कि आप हमारे साथ चलो, हमारे घर पर रहो। मेरा भाई इस दुनिया से चला गया है लेकिन उसकी फैमिली मेरी जिम्मेदारी है। मेरी माँ ने कहा था कि तुम तो खुद भूखे नंगे हो, हमारे लिए क्या कर पाओगे? तो उसने कहा था कि तुम कुछ भी कर लूँगा, आप लोगों को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। मैं शरीफ आदमी हूँ, ईमानदार आदमी हूँ, सब सरकारी नौकरी करता हूँ, चाहे तो लाखों रुपए कमा सकता हूँ। मैं अपने घर में एक हराम का निवाला भी नहीं आने देता हूँ। मेरी माँ ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया था। उसने कहा कि अगर आपको नहीं आना है तो मेरे भाई की औलाद मुझे वापस कर दो। तो मेरी माँ पूरे तरीके से भड़क गई थी। उसने कहा था कि ये मेरा बच्चा है, मैं आपको दिल को संभाल लूँगी। लेकिन वह बहुत अच्छे इंसान थे, इतना तो मैं जानती थी कि मेरी माँ मुझे कभी वहाँ पर नहीं भेजेंगी और मेरा वहाँ जाना मेरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। फिर वह ऐसा क्यों कह रही थी? मैंने कहा कि आपको क्या हो गया है, मैं वहाँ पर कैसे जा सकती हूँ? मेरी बहन ने कहा कि तुम वहाँ पर चली जाओ, इससे पहले कि तेरे साथ भी ये सब हो जाए, वहाँ पर चली जाओ। मैंने कहा कि वहाँ पर मैं चली तो जाऊँगी लेकिन मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होगा, यह बीमारी तो हमारे खून में है, मुझे भी हो जाएगी। मेरी बहन ने अपना सर पकड़ लिया और उसने कहा कि मैं तुझे कैसे समझाऊं। मैं उसके पैर दबाती रही और वहीं पर सो गई। मैं उसके पैरों में बैठी बैठी सो गई थी। मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई तो मेरी आँख खोली तो मुझे किसी ने हिला कर उठाया था। उस वक्त मेरी बहन के पास खड़े होकर रो रहे थे क्योंकि वे दुनिया से जा चुकी थी। जब मैं ये मंजर देखा तो मैं हैरान रह गई थी। डॉक्टर ने बताया कि तुम बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने की वजह से कमज़ोरी हो गई थी और इस दुनिया से चली गई, क्योंकि मेरी बड़ी बहन ने 7 बच्चे पैदा किए थे। मैं जब उसको देखा तो मैं बुरे तरीके से रोने लगी थी और मैं भी बेहोश हो गई। मेरी आँख खुली तो मेरी बहन को दफना दिया गया था। सारे घर में रोने का माहौल था। लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि लगता है कि उनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है, इनकी बच्चों के साथ कितना कुछ हो रहा है। अरे न शादी हुई है और ना ही डोली उठी है, बेचारी बच्चे पैदा करती रही है और इस दुनिया से चली गई। इस मैयत ने एक और लड़की आई थी जो शहर से पढ़कर आई थी। उसने कहा सब कुछ झूठ है, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने तो आज तक ऐसा किसी बीमारी के बारे में नहीं सुना। मैं तो डॉक्टर बन रही हूँ, मुझे तो नहीं पता है कि ऐसी कोई बीमारी भी होती है। ये सब कुछ झूठ है। उस बाकी औरतें समझ रही थी कि ये झूठ नहीं है। भला ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई अपनी औलाद के साथ इतना बुरा थोड़ी ना करता है। और हम लोग तो इतने सालों से देख रहे हैं कि उनके घर में किसी मर्द का आना जाना भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके यहाँ पर औरतें पेट से हो रही हैं। वह लड़की इस बात को नहीं मान रही थी, लेकिन उसको माने या ना माने इससे क्या होता है।
मेरी बहन तो बेचारी दुनिया से जा चुकी थी, वह बहुत रो रही थी। अब मेरी दूसरी बहन के यहाँ पर भी औलाद होने वाली थी और वह पहले से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वह कह रही थी कि मेरी बहन ने बच्चा पैदा किया और कमज़ोरी से वह दुनिया से चली गई। मेरा भी छठा बच्चा है, मैं भी मर जाऊंगी, मुझे भी मर जाना है। कहते हैं जब इंसान के हालात बस में ना हो तो वह इस तरीके की बातें सोचता है और परेशान हो जाए तो उसके लिए और भी परेशानी बन जाती है। वही हुआ कि वक्त से पहले ही उसका दर्द शुरू हो गया था और डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। ऑपरेशन कैसे करे, और भी ज़्यादा घबराने लगी थी और उसको हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से फालिश का अटैक हो गया था और वे बेचारी चारपाई पर पड़ गई थी। उसे देखकर हम सब की रूह तड़प कर रह गई थी। जो बहन इस दुनिया से चली गई थी, अभी तो उसका ही गम कम नहीं हुआ था कि यहाँ पर यह बेचारी इस हालत को पहुँच गई थी। मैं अपनी दोस्त के यहाँ पर घर पर चली गई थी और मैंने उससे कहा कि खुदा के लिए मेरी बात सुनो। उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि तुम यहाँ पर नज़र भी मत आना। मैंने कहा लेकिन वे घर पर नहीं है, तभी मैं यहाँ पर आई हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, मेरी बात सुन लो। मैंने उससे कहा कि नहीं, अगर उनको पता चल गया तो वे मुझे बहुत ज़्यादा मारेंगी। मैंने कहा कि तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता, तुम मेरी मदद करो। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे किसी तरह की बातों का पता नहीं है। इस दुनिया में क्या कुछ ऐसी बीमारी होती है जिससे औरत खुद से ही माँ बन जाती है। उसने कहा कि तुम यहीं पर खड़ी हो जाओ, मैं कंप्यूटर से देख कर बताती हूँ। मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकती हूँ, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारी इतनी मदद ही कर सकती हूँ। मैंने कहा कि ठीक है। वह अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आई। उसने कहा कि कंप्यूटर के मुताबिक ऐसी कोई सी बीमारी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसे कुछ तरीके हैं जिनमें शादी के बिना बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक ख़ास तरीके के अमल से गुजरना पड़ता है, जैसे IVF कहते हैं। यह बिल्कुल भी नामुमकिन है कि औरत बिना मर्द के बच्चा पैदा कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा कि फिर मेरी बहनों के साथ ये क्या हो रहा है। उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, मुझे नहीं पता। मेरी ये दोस्त थोड़ी पढ़ी लिखी थी और पूरे गांव में उसके पास ही कंप्यूटर था। फिर मैं घर पर वापस आ गई। मेरी माँ ने मुझे देखा तो कहा कि कहाँ पर चली गई थी। मैंने कहा कि मैं अपनी दोस्त से मिलने गई थी। मेरी माँ ने कहा कि अब तुझे अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए, तुझे पता नहीं कि कल तेरी 18वीं सालगिरह है। मैंने ये बात सुनी थी और मैं चौंक गई। मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ, क्या मेरे साथ ये सब कुछ होगा। मेरी माँ ने कहा कि यह बात तो अजीब सी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, लेकिन अब की बार मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी, खाने पीने से लेकर सब चीज़ों का, जिससे तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि तेरी बड़ी बहनें कमज़ोरी की वजह से ही इस हाल तक पहुँची थी। एक बेचारी तो इस दुनिया से चली गई और दूसरी बिस्तर पर पड़ गई। अब मेरी जो बहन बिस्तर पर थी वह भी मुझे यही कह रही थी कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ, लेकिन मुझे उनकी बात ठीक से समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि फालिश का अटैक होने की वजह से वे ठीक से बोल नहीं पा रही थी। पता नहीं क्या कहना चाहती थी और क्या नहीं। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि 18 साल की हो गई हो, मेरे साथ कभी भी ये हो सकता है। मैं ऊपर वाले से दुआ कर रही थी कि ऐसा ना हो। रात हुई तो मैं अपने कमरे में जाकर सो गई थी, लेकिन जैसे ही लाइट ऑफ हुई मुझे ऐसा लगा कि मेरे कमरे में मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि कमरे में एक और आदमी है। मुझे लगा कि मेरी कोई बहन होगी जो मेरे कमरे में आई होगी, क्योंकि मेरी एक बहन थी जो कि बहुत ज़्यादा डरती थी, उसे रात को अकेले नींद नहीं आती थी। पहले मैं उसके साथ सोई थी, लेकिन आज मुझे मेरी माँ ने कहा था कि अब तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए तुम अकेले कमरे में सोओगी, और मैं अलग कमरे में सो रही थी। मैंने कहा कि उसका तुम हो क्या, लेकिन जैसे ही मैं मेरे पास आए मुझे बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे उसका साया और उसकी बॉडी बहुत अलग सी चौड़ी सी नज़र आ रही थी। वह तो दुबली पतली सी थी, इसका मतलब वह उस्मा नहीं थी। मैं आगे बढ़ने लगी, किसी ने मुझे बुरे तरीके से पीछे खींच लिया और यह हाथ किसी औरत के नहीं। मेरे चीखने चिल्लाने के लिए मुंह खोला तो किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। सुबह हुई तो सारी बहनों ने एक अजीब सा मंजर देखा। मैंने मेरी माँ को उनके कमरे में बंद कर दिया था और दरवाजे के आगे बहुत बड़ा सामान रख दिया था जिससे वह बाहर न निकल सके। घर में तिजोरी तोड़ दी गई थी और इसके अंदर से सारे पैसे निकाल दिए गए थे। मेरी बहनों ने जब ये मंजर देखा तो वह कहने लगी कि ये क्या कर रही हो, तुमने अम्मी को कमरे में क्यों बंद कर दिया है। मैंने कहा कि हमने कमरे में अम्मी को बंद नहीं किया है, एक शैतान को बंद किया है। मेरी हालत बुरी थी, मेरे बाल बिखरे हुए थे और मेरे चेहरे पर जख्मों के निशान थे। मैंने कहा कि हम में से किसी को भी कोई बीमारी नहीं है, हमारी अपनी माँ हमें बेच रही है, हमारा सौदा कर रही
रही है। सारी बहनों का मुंह बंद किया था, उनसे कस्में ली थी, वादे लिए थे, उनको डराया था, धमकाया था और कहा था कि वे जान से मार देंगे। अगर तुम लोगों ने उनकी हकीकत बताई तो वे मुझे मार देंगे। वे बेचारी अपनी माँ की हिफाजत करते करते इस हाल तक पहुँच गई, इस दुनिया से चली गई। ये औरत हम सबको चला रही है और हमारे से पैदा होने वाली औलाद को बेच रही है। हमें अकेले कमरे में इसलिए भेजती है ताकि फिर से इस कमरे में किसी को भी भेज सके। रात को कोई मेरे कमरे में आया था, मेरे साथ जो बुरा हुआ वे हो गया, लेकिन मैं दोबारा नहीं होने दूंगी और अब तुम लोग भी नहीं करोगी। मेरी सारी बहनों को ये बात पता ही नहीं थी, लेकिन वे खामोश थी। उनको ना जाने किस बात से डराया गया था और अब मैं उनको कहा था कि अब मैं उनके साथ हूँ और उनको मेरा साथ देना होगा। मैं उनसे कहा कि उनको मेरे साथ देना होगा। हम सब मिलकर पुलिस के पास चले गए। मेरी माँ चिल्लाती रही कि ऐसा तो हम सब फंस जाएंगे। तो मैंने अपनी माँ को पलट कर कहा कि फंसे तो हम पहले ही हुए हैं, आज तो आज़ाद होंगे। मैंने पुलिस को जाकर सब कुछ बता दिया। केस बड़ा अजीब सा था। मुजरिम भी हम थे और तवायफ खाना चलाने का पर्चा पारित हो रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने हमारी बात समझी और हमारी मदद करने का वादा किया। उसने कहा कि आप अपनी माँ के गुनाह पर पर्दा मत डालो और अपनी माँ को माफ़ कर दो और उनसे कहो कि दूर चली जाओ। अगर आप लोग पुलिस की मदद मांगोगे तो खुद ही फंस जाओगे। हमने ऐसा ही किया। हमने अपनी माँ को उनके हाल पर छोड़ दिया और खुद रहमत चाचू के पास चले गए। उनको बस इतना ही बताया कि हमारी 2 बहनें इस दुनिया से जा चुकी हैं, क्योंकि जिसको फालिज का अटैक हुआ था मेरी वह बहन भी मर गई थी और उन्होंने हम दोनों को घर पर कबूल कर दिया था। अब हम लोग उनके घर पर ही रहते हैं और हमने उन्हें कहा है कि हम घर में ही कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं। हम कराची बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। मेरी माँ ने पीछे से फ़ोन किया और वह हमें लेने के लिए भी आई थी, लेकिन हमने उनके जाने से इनकार कर दिया और कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम उनके पास वापस नहीं जाना चाहते। हम तो हैरान हैं कि कोई अपनी माँ अपनी औलाद के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती है। अब अकेली रहती हैं, पता नहीं क्या करती हैं और क्या नहीं करती। आप सोचती हो कि मेरी माँ अपनी सगी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। ऊपर वाला हम सबको माफ़ कर दे। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।